हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी सब चीज़ें आप लोगों को सही से आ रही हैं। बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग ना। मैं भी देख चेक कर लेता हूँ। उसके बाद आज जो पूरे 500 क्वेश्चन जो आपके केमिस्ट्री के चल रहे थे, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए समझ लीजिए पूरी किताब का निचोड़ है, पूरी केमिस्ट्री की किताब के निचोड़। 500 क्वेश्चन में आपके सभी प्रकार के प्रश्न हैं, चाहे आपके अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, बहुविकल्पी हो, रिएक्शंस हो, या फिर दीर्घ उत्तरी हो, या फिर न्यूमेरिकल, सभी प्रकार के क्वेश्चन का मिक्सचर है पूरा 500 क्वेश्चन। मैं इसमें सबसे पहले अति लघु उत्तरी प्रश्न करा रहा हूं। सर क्यों आप सबसे पहले अति लघु उत्तरी प्रश्न करा रहे हो, बताओ जरा मुझे। सर पहले दीर्घ उत्तरी कराना चाहिए था, बड़ा होता है 5 नंबर का आता है, यही प्रश्न है आपके दिमाग में ना। नहीं, मैं बता रहा हूं क्यों मैंने ऐसा किया था। क्योंकि अति लघु उत्तरी प्रश्न छोटे छोटे होते हैं और छोटे छोटे प्रश्नों में आपको सभी चीजें समझने को मिलती हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे प्रश्न हो गया ना तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका अपने आप हो जाते हैं कुछ, क्योंकि जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न होते हैं छोटे छोटे प्रश्नों से मिलाकर बनते हैं, तो चीजों को छोटा छोटा करके सीखना अच्छा होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले अति लघु उत्तरी चुना, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरी चुने, लघु उत्तरी चुनेंगे, लघु उत्तरी के बाद दीर्घ उत्तरी, लास्ट में बहुविकल्पी। बहुविकल्पी तो आपके अपने आप हो जाएंगे जब इतना तैयार हो जाएंगे तो, और न्यूमेरिकल भी साथ में करते रहेंगे। ठीक है ना, समझ में आया सभी को? बोलिए। और हाँ, एग्जाम से पहले आप सभी लोग इसे जरूर कर लेना। अगर ये चौथा पार्ट है इसका, ठीक है, और हम आज चौथे लेक्चर चैप्टर से भी स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी किताब का निचोड़ है, सभी लोग समझ लेना, ध्यानपूर्वक सीख लेना। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर जिसको पूरे कंसेप्चुअल तरीके से जो बचा हुआ समय है बेहतर तैयारी करनी है, तो आप सभी लोग वरदान बैच से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट्स की एक अच्छे तरीके से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। मैं ये कहता हूं, अगर जुड़ गए, भले ही आप पूरे साल ना पढ़ाई की हो, लेकिन अंतिम समय में अगर होता ना, अंत में अंत भला तो सब भला, ये सुने होंगे आप लोग। अंत में अगर आप लोग आकर इसे सही तरीके से फॉलो कर लेते हो, जो चीजें इसमें दी जा रही है, जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है। आज ही आपके फिजिक्स की क्लास हुई थी यहाँ पे, अभी मैं लेकर यहाँ पे आया हूँ लाइव। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, अगर जुड़ जाते हो बेहतर तैयारी हो जाएगी। यकीन मानना, आपको निराश नहीं होना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, क्योंकि दिल पे हाथ रख के पूछोगे ना कि मैंने क्या पूरी साल अच्छे से पढ़ाई किया, तो दिल खुद ही बताएगा कि नहीं किया। तो मैं कहता हूं, मौका है सुधारने की और सुधरने की, सुधार लो, नहीं तो लेट हो जाएगा। क्लास तो एक तारीख से ही चल रही है, आपको अभी भी ज्वाइन करने का मौका है, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, ज्वाइन हो जाओ। थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, रातों रात पढ़ना होगा। हालांकि मैं रात में कैसे पढ़ना चाहिए इसका मैं जल्दी, या हो सकता है कल ही सुबह तक मैं एक वीडियो लाऊंगा कि रात में पढ़ना चाहिए होता है या दिन में। आप जरूर देखना, वहां पे बेनिफिट होगा आपको। ठीक है ना, क्योंकि रात में अगर पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, कब आपको ज्यादा बेनिफिट होता है, कब आप ज्यादा सीखते हैं, कब आप कम समय में ज्यादा पढ़ते हैं, ये सभी चीजें आपको मानना चाहिए, जानना चाहिए। क्योंकि अब नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे, अब नहीं जाने तो कब जानोगे बताओ। एग्जाम के बाद दूर हो जाएगी और देर हो जाएगा, और उसके बाद आपके हाथ से निकल जाएगा। कहा जाता ना, जब चिड़िया चूक गई खेत तो क्या करोगे, उसके बाद पढ़ी कि क्या करोगे। आपका दोस्त जो आपके साथ बैठता है उसका परसेंटेज आपसे अधिक आएगा और आप उससे कम हो जाओगे। घर वाले ताने मानेंगे। अगर आपको बीटेक वगैरह करना था तो आप लोग क्या करोगे, बीएससी। मैं ये नहीं कहता बीएससी खराब है, नहीं कहता, नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ मतलब अलग होता है। आपको मौका नहीं मिलेगा वो सभी चीजों को, क्योंकि ये आपको प्रूव करने का मौका है, अपने आप को साबित करने का अवसर है कि हाँ मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर है दम, मैं ला सकता हूं 80+। मैं ये कहता हूं, आपका 10th में कितना भी परसेंटेज आया कोई बात नहीं, सब भूल जाएंगे। अगर 12th में अच्छा परसेंटेज आएगा तो, 12th में अच्छा परसेंटेज आएगा तो आपके पास एक मौका है कि 12th में आपको अच्छा परसेंट लाने का, है कि नहीं है? जरा बताना सभी लोग, है ना? तो इस मौका को हाथ से जाना देंगे क्या आप सभी लोग? इस मौके को भुनाने के लिए पूरे तरीके से झपट्टा मार के पढ़ोगे ना, शेर के पंजे की तरह झपट्टा मारो और एक एक सेकंड को अपने हाथ में रखो, मत जाने दो एक एक सेकंड को। मैं कहना चाहता हूं, मत जाने दो एक एक सेकंड को। एक एक सेकंड आपकी जिंदगी का समझ लो बहुत ही बहुमूल्य है। अब आपका जो समय चला दिसंबर की बात का, ये आपके लिए आपकी पूरी जिंदगी को बना सकते हैं। मैं कहता हूं इस परसेंटेज के बाद जिंदगी बन सकता है, कहता हूं मैं, क्योंकि एयरफोर्स नेवी, मैं ये नहीं कहता हूं सभी के लिए एयरफोर्स नेवी, क्योंकि इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो आईएएस बनेंगे, उनका ड्रीम भी आईएएस होगा। आप में से कुछ लोग, मैं सबको नहीं जाने के लिए कहता हूं, लेकिन हर बार जब आईएएस के इंटरव्यू में बैठोगे ना, उस दिन आपकी मार्कशीट देखेंगे, पूछेंगे 12th में इतना परसेंटेज क्यों कम आया, आपकी केमिस्ट्री में क्यों नंबर कम आया, तब आपके पास जवाब नहीं होगा। तब सोचना कि उस दिन क्या होगा, अभी सोचना दिमाग से
कि आईएएस के इंटरव्यू में बैठे हो और आपसे पूछा गया कि आपके मार्कशीट में ये परसेंटेज क्यों कम है, बताइए जरा, तो क्या जवाब दोगे? हाँ, ये पूछा गया कि परसेंटेज 10th में क्यों कम है, 12th में इतना अच्छा परसेंट क्यों आया? कहते हैं 10th में मैं बीमार हुआ था, वो देखने तो नहीं जाएंगे 10th में कि बीमार हुए थे कि नहीं हुए थे, लेकिन 12th में तो आपका अच्छा है, वो जाने कि हाँ ये बच्चा है अच्छा पढ़ने वाला, इसके अंदर लगन की, मेहनत करने की जुनून है, ये कर सकता है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं पूरे यूट्यूब पे दावे के साथ कर सकता हूं, जितनी लंबी क्लासेज मैं ले लेता हूं लाइव नहीं कोई लेने वाला। 30-35 मैं जब देख रहा हूं 30-35, अरे 30-35 मिनट, 40 मिनट 50 मिनट में पूरा 1 शॉट दे रहे हैं। अरे क्या ही 30-40-50 मिनट में सीखोगे यार, उतना में तो मैं क्वेश्चन कराता हूं। अगर आज 30-35 मिनट आप लोग देख रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जो बुरी चीजें होती हैं अच्छा लगती हैं। 30 मिनट में जो 1 शॉट दे रहे हैं वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक बात जान लेना, उस दिन जब रिजल्ट आएगा ना तब आपको समझ में आएगा। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे कर रहे हैं ऐसा, शॉर्टकट देखो, सक्सेस का शॉर्टकट नहीं हो सकता है। मैं एप्लीकेशन पे जो वरदान पे वहां पे थियरी पढ़ा रहा हूं, कुछ लोग कॉल करने से क्वेश्चन कराओ, अरे क्वेश्चन तो मैं यहां पे करा रहा हूं, आज थियरी वहां से पढ़ो, क्योंकि बिना थियरी के आप लोग 90% नहीं ला सकते, ये सच्चाई है। क्वेश्चन जो मैं कराया वो क्वेश्चन सेम टू सेम ना बजा, थोड़ा घुमा दिया तो आप नहीं कर पाओगे जब तक आपकी पूरी थियरी दिमाग में नहीं बनी होगी। और ये कह रहा हूं, ये मौका है, अगर जाने से अगर आप जाने दोगे हाथ से ना, फिर पछताओगे, फिर याद आएगा कि हाँ मां सरस्वती का वरदान मैंने क्यों नहीं लिया था। और वही है जो लिया वो आगे जाएगा, ये तो जाएगा निश्चित है, जो जैसा चल रहा है वहां पे। और अभी भी मैं स्टार्ट करता हूं क्लास को, लेकिन हाँ 2-3 चीजें हैं जो कि मुझे बुरी लगी। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स की मैंने कॉपी चेक करा था, वरदान बैच में जो टेस्ट हुआ था, मैंने उसको कॉल किया कि हाँ बेटा तुम ये गलत लिख रहे हो, राइटिंग सुधारो, ये पेज में यहां से नहीं लिखा जाता, यहां से लिखा जाता है, ये बताने के लिए। मुझे पता चला उसकी मम्मी ने फोन उठाया और मम्मी ने कहा वो खेलने गया है क्रिकेट। मैं लड़के का नाम बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। अब जरा सोचना कौन सा ऐसा लड़का है क्रिकेट खेलने जा रहे हैं अभी। अरे यार पागल हो गए हो क्या? 12th में पढ़ रहे हो आप लोग, डर नहीं रहे हो? डरो एग्जाम से। जरा सोचो, उस दिन के लिए सोचो जिस दिन आप लोग कहीं इंटरव्यू के लिए बैठोगे और आपसे पूछा जाएगा आपका 12th में परसेंटेज क्यों कम है। हाँ ये पूछा गया 10th में क्यों कम है, तो आप जवाब दे देना कि 10th में मेरा तबीयत खराब था। लेकिन अगर दोनों बात तबीयत खराब हो जाएगा तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कुछ झोल है, ये पढ़ने वाला लड़का नहीं, ये बचपन से ही खेलने वाला लड़का है। कंपनी में मेरे यहां पे बैठेगा, मान लीजिए आईएएस में तो अधिकारी बनेगा तो वहां पर भी खेलेगा ही, झोल करेगा, कुछ तो झोल है, ये समझ जाएगा। फिर समझ लेना क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, फिर सोच लेना क्या होगा। इसलिए मैं कहता हूं रात जागनी हो जागो, दिन जागनी हो जागो, न सोना हो मत सो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो। यह आपको अपने आप को साबित करने का मौका है, इस मौके को जाने मत देना, नहीं तो बहुत ही पछताओगे, यह सच्चाई है। हालांकि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, नहीं कुछ नहीं, थोड़ा खेलना चाहिए। अगर मैं सही कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं सर, थोड़ा खेलना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अरे क्यों खेलोगे यार, डर पागल हुए हो क्या? 10-20 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने नहीं खेलोगे क्या शरीर बेकार हो जाएगा? शरीर बेकार हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा क्या? 10-20-50 दिन नहीं खेलोगे तो, 50 दिन नहीं खेलोगे तो हो जाएगा क्या? अगर ये 50 दिन अगर आप लोग अच्छे से पढ़कर परसेंटेज ला दिए 90+ तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। लेकिन 50 दिन नहीं खेले तो क्या आपका जिंदगी बेकार हो जाएगी? क्या आपका हार्ट खराब हो जाएगा, पैर टूट जाएगा क्या, आंख अंधे हो जाओगे क्या आप लोग? ऐसा है क्या? नहीं ना। तो क्यों कह रहे हो कि सर चलिए क्वेश्चन कराते हैं हम, ठीक है? ये सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैच लीजिए, मैं कह रहा हूं जो क्लासेज होती है यूट्यूब पर भी पर्याप्त है, पढ़िए। लेकिन नहीं पढ़ोगे आप लोग, मुझे पता है, क्योंकि बैच में जो डेडिकेशन दिया जाता है, बैच में क्या है, आज जो क्लास है आपको आज ही पढ़ना है। मैं देखता हूं कुछ लोग क्लास नहीं देखते हैं, उनको कॉल भी करता हूं, क्यों नहीं क्लास देख रहे हो? सर मेरे घर दादी मर गई हैं, सर चाची मर गई हैं, सर बगल ये सब चल रहा, तो मम्मी की बुआ की शादी थी, बहन की शादी है, ये सब बहानाएं आती हैं मेरे पास, ये बहाना, ये एक्सक्यूज आता है मेरे पास, एक्सक्यूज है ये सब। तो इसीलिए मैं कर रहा हूं, यहाँ पे डेडिकेशन के साथ 0 से स्टार्ट किया जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लेलिस्ट है, अगर हाँ ये करो, ये प्लेलिस्ट इसको आप स्टार्टिंग से पढ़िए, नहीं पढ़ोगे, 2 घंटे के लिए बैठोगे दिमाग से उठ जाएगा, छूट जाएगा। 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन नहीं पढ़ोगे। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, मैं कह रहा हूं
ये सच्चाई है या नहीं है? मन नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा मन। और मैं ये नहीं कर रहा हूं बहुत ज्यादा पैसे हैं, क्या पैसे हैं यार, इतना तो आप लोग पैंट शर्ट खरीद लेते हो, एक भी मत खरीदना पैंट शर्ट, मत कर। और मैं ये नहीं कर रहा हूं पैसे आपको मैं ले रहा हूं तो हमेशा के लिए, मैं कह रहा हूं परसेंटेज लेके आना, यहीं पे खड़ा होकर आपको परसेंटेज पैसे रिटर्न करूंगा और साथ में कुछ गिफ्ट भी रिटर्न करूंगा। सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपका परसेंटेज आपके लिए है, उससे भी बड़ा गिफ्ट मैं कुछ रिटर्न करूंगा, दे दूंगा सेलफोन वगैरह की, हाँ पढ़ाई करो अच्छे से। आगे की अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ एक बार सभी लोग शपथ लो कि जो आज, जरा बताना सभी लोग, क्या आज पूरे दिन भर पढ़ाई किया? कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो पूरे दिन पढ़ाई करके आए? मैं डेली शाम को लाइव आऊंगा तो मैं पूछूंगा कौन ऐसे स्टूडेंट है जो पूरे दिन पढ़ाई करके आए, पूरे दिन एक भी मिनट बर्बाद नहीं किए, पूरे दिन एक जगह बैठे और सिटिंग मार के पढ़ाई किए? जरा बताना मुझे, मैं देखता हूं कौन पढ़ के आया, मैं देखता हूं कौन पढ़ के आया, कौन ऐसे स्टूडेंट है जो पूरे दिन पढ़ाई करके आए, मैं देखता हूं। उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ये निचोड़ वाला करूंगा बिल्कुल। कौन है? बिल्कुल देखिए, पुष्पेंद्र जी हैं, अंकित, यशराज, बिल्कुल, सिमरन त्रिवेदी, अनुराधा यादव, अंकित, राशि सिंह, बहुत सारे, देख लीजिए आप, देख लीजिए यहाँ पे जितने भी लाइव हैं, क्या देख लीजिए कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। सोचो अगर आप क्या नहीं पढ़ रहे, क्या आपका पड़ोसी नहीं पढ़ रहा है, आपका दोस्त नहीं पढ़ रहा है, देख लो यहाँ पे सच्चाई आपके सामने, यहाँ पे लाइव है और देख लो यहाँ पे। अगर ये लोग सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं तो बहुत ही आगे हैं और मेहनत कर रहे हैं, और इनको मैं कह रहा हूं मां सरस्वती से, अगर ये सच में पढ़े हैं तो इनका फल जरूर इनको देना, अगर झूठ गल है तो इनका भी फल देना। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये मोटिवेशन आप लोगों को चाहिए था। अब मैं कह रहा हूं अब से सभी लोग अभी इस क्लास के तुरंत बाद आप लोग एक डेडिकेशन बांधना, जितना 450 ये 500 क्वेश्चन का सीरीज कम से कम इतना तो कर लेना, ये तो फ्री में है यूट्यूब पे ना, इसको कर लेना आप सभी लोग, इसको तो कर सकते हो ना, बहुत ही अच्छी तैयारी होगी। क्वेश्चन का करना और उसका नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। 500 क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम, कितने क्वेश्चन है? 25 या 30 क्वेश्चन आएंगे ना, आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो? 500 क्वेश्चन, 10 गुना से भी ज्यादा, 20 गुना के लमसम, कहां से क्वेश्चन आएंगे यार? कुल मिला के 25-30 क्वेश्चन आते हैं ना, 500 क्वेश्चन कर रहे हो, 20 गुना ज्यादा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। मेहनत से मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूं। हाँ मैं 30 मिनट का क्लास नहीं देता हूं, मैं कर रहा हूं 30 मिनट का क्लास मैं नहीं दूंगा, नहीं देता हूं, कम से कम 2 घंटे पढ़ाऊंगा मैं। बिल्कुल, चलिए अब हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग लिखें जय मां सरस्वती, सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें और मां सरस्वती का एक शपथ लें सभी लोग कि आज से कल फिर शाम को जब मैं सर के साथ लाइव आऊंगा तब तक पूरे दिन पूरे रात अच्छे से पढ़ाई करूंगा, जब तक मेरी जिंदगी मेरे शरीर में दम रहेगा तब तक केवल केवल एक ही काम करूंगा, वह है पढ़ाई। सभी लोग शपथ लो, सभी लोग शपथ लो मां सरस्वती का, सभी लोग मां सरस्वती का शपथ लो कि पूरे दिन आपसे जैसे ही मैं लाइव क्लास बंद करूंगा इसके बाद से कल जब तक मैं लाइव आऊंगा तब तक आप सभी लोग पढ़ाई करते रहेंगे और कल लाइव मेरे साथ आएंगे और बताएंगे मैंने किया। मैं देखता हूं कौन कौन शपथ लेता है। चलिए ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन मैं दिखाता हूं जो 500 क्वेश्चन का सीरीज है। जैसे ही 500 क्वेश्चन हो जाएगा मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही 500, क्योंकि मैं 30 मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करा रहा हूं पार्ट वाइज, तो थोड़ा थोड़ा कराऊंगा तो आप नहीं खोज पाओगे। जब 500 क्वेश्चन एक साथ दूंगा ना तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन का आप वो लगा निकाल लेना, क्या होता है प्रिंट आउट निकाल लेना, आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सब हो चुका है, 11वां, ये सब हो चुका है। ये सब हो चुका है, ये सब हो चुका है।
ये सब हो चुका है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। यहां से शायद कराना था ना, ये हो चुका था औसत वेग, क्या यहां तक हो चुका था? जरा बताना जो लास्ट क्लास में थे, जो लास्ट क्लास में, जरा बताना सभी लोग, यहां तक हुआ था या इसके आगे कराना है? यहां तक हुआ था या इसके आगे कराना है? जरा बताना सभी लोग। ये हो गया था इसको या इसके आगे कराना है? शायद मुझे याद है जहां तक, ये जरा बताना इसके आगे कराना है क्या? मुझे याद है जहां तक ये सब हो चुके थे, जहां तक मुझे याद है, शायद यहां तक हो चुका था, मुझे याद है। यहां तक हुआ था ना, बिल्कुल यहां तक हुआ था। बताओ, आप नहीं थे? कितने लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं? आप नहीं थे। अभी आप लोग जा रहे हो, कितना बड़ा खो रहे हो, ये समझ रहे हो? बिल्कुल यही था, सभी लोग रोशन पटेल कह रहे हैं यही था। और देखो आकाश भारती कह रहे शुरू से करवा दो। अरे लिंक ये नीचे नीचे क्लास के बाद मैं लिंक दे दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये है, एपिसोड 4 है, इसे देख लेना, ठीक है? ये हो गया था। चलिए जो नहीं थे आज से तो शुरू करें, ठीक है? प्रथम कोटि अपक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखना है। 2 क्वेश्चन और आगे देवी प्रसाद करें, ये भी हो गया था, यहां से करना था क्या? चलो ठीक है, यहीं से करो सभी लोग, यहीं से करो सभी लोग, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, यहीं से करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, कोटि को समझाते हुए निम्न अपक्रियाओं के कोटि का कारण समझाइए। अपक्रिया की कोटि को समझाइए। अपक्रिया की कोटि क्या होती है आपको समझाने की बात कहा जा रहा है। तो अपक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिए, हेडिंग करना सभी लोग, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अपक्रिया की कोटि क्या होती है? देखिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया में उन सभी अभिकारकों की संख्या जिनकी सांद्रता पर रासायनिक अपक्रिया की वेग निर्भर करे। सीधी सी बात है, रासायनिक अपक्रिया की वृद्धि के साथ साथ जिनकी सांद्रता में परिवर्तन हो उसकी संख्या को क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं। समझ में आया सभी लोग? अरे प्लेलिस्ट बना है डीएनके जी, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अपक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? हाँ बताओ जरा सभी लोग। किसी रासायनिक अपक्रिया में लिखिए सभी लोग, किसी भी रासायनिक अपक्रिया, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है। रासायनिक, आप सभी लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने कॉपी पे लिखिए, तभी याद होगा। अपक्रिया की कोटि से क्या समझते हैं? अपक्रिया कोटि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अपक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है? समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? देखिए किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या, भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता
रासायनिक परिवर्तन, जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? अपक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी भी कोई भी रासायनिक अपक्रिया, उसमें भाग लेने वाले अणुओं की उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है, उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहते हैं। आपकी ये जो कोटि है ये शून्य भी हो सकती है, कोटि शून्य भी हो सकती है, कोटि शून्य भी हो सकती है, कोटि क्या शून्य भी हो सकती है। और शून्य कोटि की अपक्रिया होती है, शून्य कोटि की अपक्रिया में क्या होती है? उसमें किसी भी अणु की सांद्रता रासायनिक अपक्रिया परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं परिवर्तित होगी। इसका अगर आप लोग गांव की भाषा में समझे, अगर इसके गांव के भाषा में अगर आप लोग समझे, जैसे आप लोग क्या हुआ कि कोई भी चीज बना रहे हैं, जैसे आप लोग समझ लीजिए खाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, 2 किलो चावल और 3 किलो आटा से रोटी बना रहे हैं। जब रोटी बनाए तो रोटी भी 2 किलो बने, जब बनेगा रोटी या चावल तो इसकी मात्रा में कुछ कमी बेसी होगी ना, जब कम बेसी होगी ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्रिया को कोटि कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि रासायनिक अपक्रिया, यानी चावल बनते समय चावल की मात्रा कम हुई कि नहीं हुई? पहले 2 किलो ली थी, या बढ़ेगा या कम होगा? होगा ना। ये क्या कहा? रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहा जाता है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेलिस्ट बना है डीएनके, उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहा जाता है। समझ में आया? अब नीचे 2 रिएक्शंस दिए आपके सामने, 2 रिएक्शन दिए, दोनों रिएक्शंस में रासायनिक अपक्रिया की कोटि आपको बतानी है। बताइए पहले में कौन सी रासायनिक अपक्रिया की कोटि है? कौन ऐसे स्टूडेंट हैं, कौन ऐसे शेर हैं जो लास्ट तक क्लास देखेंगे और सभी क्वेश्चन को करेंगे? कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही आज। अरे अमन कुमार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा लेकिन लास्ट में कराऊंगा। पहले अतिलघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी, फिर दीर्घ उत्तरी, उसके बाद न्यूमेरिकल कराने के बाद ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। इससे क्या होगा? आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, आधा ऑब्जेक्टिव तो अपने आप तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। देखिए पहला जो रासायनिक अपक्रिया है H2 प्लस Cl2 प्लस गिव्स आउट HCl, ये क्या है? ये जो रासायनिक अपक्रिया ये 0 शून्य कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि की अपक्रिया है। सर ये शून्य कोटि की अपक्रिया कैसे हुआ, कैसे पता चला आपको? देखिए मैं कहता हूं आपको याद करना पड़ेगा, आपको शून्य कोटि की रासायनिक अपक्रिया की कुछ एग्जांपल्स याद करना पड़ेगा, और 2-3 एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए, याद रहेगा तभी आप लोग कर पाओगे। एक एग्जांपल है आपका 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2, ये भी आपको एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, ये भी एग्जांपल याद रखना पड़ेगा और ये भी एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। दोनों एग्जांपल शून्य कोटि की अपक्रिया की है। और एग्जांपल आपको एक और बता दूं, N2O5 नहीं 2NO2 गैस है, ये आपका विघटित होता है, विघटित होता है 2 चीजों में जाता है। कौन किस चीजों में जाता है? 2N2 प्लस O2, 2N2 प्लस O2 इसमें जाता है। ये तीनों की तीनों रासायनिक अपक्रिया किसमें है? ये तीनों की तीनों जो रासायनिक अपक्रिया ये क्या है? शून्य कोटि की रासायनिक अपक्रिया। मैं आपको ये इंश्योर करना चाहता हूं ये 3 रिएक्शन याद कर लीजिए, इससे बाहर एग्जाम में कोई नहीं आएगा। लिख लेना, मैं लिख के दे रहा हूं स्टार मार्क बना के, नहीं आएगा। और इस अगर आपका समय एग्जाम हुआ होगा तो इसमें से कोई ना कोई रिएक्शन पक्का आया होगा। यह आपके शून्य कोटि की रासायनिक अपक्रिया का पूरा आपके एग्जाम्पल है, याद कर लेना। नीचे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये नीचे किसका एग्जाम्पल दिया है बताना जरा। बिल्कुल अजय साहनी, आप डिफिनेशन सही लिख रहे हैं। नीचे वाला एग्जाम्पल किसका दिया है जरा बताना। नीचे वाला एग्जाम्पल किसका दिया है? नीचे जो रिएक्शन दिया है वो किस अपक्रिया का एग्जाम्पल दिया है? देखिए नीचे वाला जो रिएक्शन दिया है वो आपके 2 रासायनिक अपक्रिया का एग्जाम्पल है। मैं थोड़ा स्याही भर लेता हूं।
नीचे वाला जो एग्जाम्पल है क्या, C2H5CO C2 नहीं क्या CH3, यही एग्जाम्पल है CH3CO C2H5 प्लस H2O गिव्स आउट CH3COOH प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन है आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, याद रख लेना सभी लोग, ये याद करने योग्य बात है। मैं ट्रिक बता रहा हूं, देखो ये जल है, जल जहां पे भी रहा था, जल की सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं परिवर्तित होती। जल नहीं की सांद्रता जो है रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं होती है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, केवल ये CH3 C2H5OH C2H5 की सांद्रता में केवल और केवल परिवर्तन होता है, इस जल की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, केवल एक के परिवर्तन होता है, इसलिए इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कही जाती है। और यही एग्जाम्पल है आपका आभासी या छद्म आणविक अभिक्रिया की, यही एग्जाम्पल है, ठीक है, यही एग्जाम्पल है। बिल्कुल समझ में आया। अब हम प्रथम कोटि के कुछ और रिएक्शंस याद करा देते हैं जो कि आप लोगों को तैयार होने चाहिए, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक तो रिएक्शन ये वाला है क्या, N2O5 2N2O5 याद कर लेना सभी लोग, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ये दे सकता है कि ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, आपको बताना होगा। 2N2O5 is gives out 4NO2 plus O2 प्लस गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2, ये एक एग्जांपल है। ये यहाँ पे इसे आप बिना याद किए भी बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही अणु है, तो सांद्रता किसी एक ही पर निर्भर करेगा, दोनों पे तो निर्भर नहीं करेगा ना, एक ही अणु, तो इसी में केवल और सांद्रता निर्भर करेगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल लिखना सभी लोग। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ग्लूकोज का जल के साथ जो किया जाता है, ठीक है, जैसे आपका C6H12O6 ये ग्लूकोज है, इसका जल H2O के साथ हम लोग क्रिया कराते हैं, इसका जल H2O के साथ जब हम लोग क्रिया कराते हैं तो आपका ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है, ये आपको बताना है। अरे सॉरी, ये ग्लूकोज नहीं है, C12H22O11 इसका जल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये बनता है। तो ध्यान देना सभी लोग, यहाँ पे जो ये है आपका ना, ये क्या है, ये आपका जो बना है ग्लूकोज, सॉरी ये जो आपका है क्या, सुक्रोज है, ये जो आपका सुक्रोज है, ये सुक्रोज है, ये सुक्रोज जो है आपका केवल और केवल इसी पे सांद्रता निर्भर करती है, इसी का सांद्रता परिवर्तित होती है जब ये रासायनिक अभिक्रिया होता है, जल की नहीं होती। तो आप याद रखना, ये ट्रिक है, जहां पे भी जल हो तो वहां पे समझ लेना कि वहां पे केवल और केवल प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। हर जगह नहीं, 80% जगह याद रखना, कंफ्यूज मत होना, जहां पे भी जल होगा समझना वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर एक ही तत्व है, जैसे यहाँ पे 2N2O5 है, एक ही तत्व है, तो भी वह आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। हाँ बोलिए बोलिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए, उचित उदाहरणों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के कोटि तथा आणविकता में अंतर तथा एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया की कोटि की आणविकता से क्या अंतर है, इसको समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर लिखिए। मैं आपको एक चीज लिखने के लिए कह रहा हूं, वह है, मैं बता रहा हूं, पहले क्वेश्चन को हटा दो, मैं आपको एक चीज लिखने के लिए कह रहा हूं, लिखिए सब लोग, इसको मिटा दो कि ये जो क्वेश्चन है, पहले एक बार दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन, इसे टिक मार मान लेना, ये स्टार मार्क जितना कर सकते हो कर लेना स्टार, और लिख लेना छपेगा, ये एग्जाम में पक्का छपेगा, मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो लिख के ले लेना, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन।
बिल्कुल आया भी होगा, एग्जाम में पक्का पूछे जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, याद कराता हूं। सभी लोग आइए शांति से मेरे साथ पढ़िए। दो चीजें, मैं दो चीजों को बताने के लिए मैं इस बोर्ड को दो भाग करता हूं। एक चीज है आपकी रासायनिक अपक्रिया की कोटि, दूसरी चीज है आपकी आणविकता। पहली क्या है? रासायनिक अपक्रिया की कोटि, दूसरी क्या है? आणविकता। दो चीजें हैं आपके सामने, दो चीजें हैं आपके सामने। रासायनिक अपक्रिया की कोटि क्या होती है और आणविकता क्या होता है? बिल्कुल, कुछ लोग तो डिफरेंस लिखने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखिए, रासायनिक अपक्रिया की कोटि क्या होता है? सबसे पहले यह लिखना, किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त अभिकारक की अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया की प्रगति होने के साथ साथ परिवर्तित होती है, उसे रासायनिक अपक्रिया की कोटि कहा जाता है। लिखना सभी लोग, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, लिखना, मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखना, अपक्रिया में अणुओं की वह संख्या, कितने ऐसे अणु हैं जिनकी सांद्रता, अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के फल स्वरूप परिवर्तित होता है, उसे क्या कहता है? कोटि कहा जाता है। कोटि कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी सांद्रता में परिवर्तन होता रहता है, उसे रासायनिक अपक्रिया की क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। बिल्कुल, आप लोग लिख रहे हो इसमें डिफरेंस, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं। आप लोग लिख रहे हो नीचे, देखिए ये इसका मैं डिफिनेशन लिखता हूं, इसका डिफिनेशन लिखता हूं, लिखना सभी लोग। आप लोगों ने पूरा अंतर ही लिख डाला। इसमें क्या, किसी भी संतुलित अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या, उसे क्या, किसी रासायनिक अपक्रिया की कोटि का आणविकता कहा जाता है। संतुलित अपक्रिया में, संतुलित अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाता है? आणविकता कहलाता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या क्या कहलाता है? आणविकता कहता है। अगर रासायनिक अपक्रिया में ऐसे अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है, उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। देखिए, जो कोटि होता है यह हमेशा पूर्णांक होता है। नहीं, ये जो कोटि होता है ना, ये क्या होता है? हमेशा क्या होता है बताना? सदैव पूर्णांक होता है। क्या पूर्णांक होता है? उल्टा बताया मैंने। ठीक है, जो कोटि होता है ये भिन्नात्मक भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, लेकिन ये आणविकता हमेशा केवल और केवल पूर्णांक होते हैं। ये कोटि का मान जो होता है, कोटि का मान भिन्नात्मक हो सकता है। भिन्नात्मक क्या हो सकता है? यानी जैसे आपका कोटि का मान ये हो सकता है 3/2 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा इसका लिखना, यहाँ पे केवल और केवल रासायनिक अपक्रिया में जो आणविकता होती है, आणविकता हमेशा क्या होता है? हमेशा पूर्णांक होता है। रासायनिक अपक्रिया में जो आणविकता होता है हमेशा क्या होता है? पूर्णांक होता है। ये कोटि जो है, कोटि आपका शून्य भी हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है, ये शून्य भी हो सकता है, जबकि यह शून्य, यह क्या होता है? शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। तीसरा लिखना सभी लोग फटाफट, मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है, भले ही आपको आ रहा है। तीसरा आप लिखना सभी लोग, तीसरा मैं बता रहा हूं, इसका
जो ये कोटि होता है, ये कोटि का मान प्रयोगों द्वारा निर्धारित होता है, जबकि ये जो आणविकता है इसका मान आप लोग स्वयं बता सकते हो, कितने अणु भाग ले रहे हैं, वही अणुओं की संख्या लिख देना, आपको स्वयं पता चल जाएगा। बोलो, अरे सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, तीन ही बहुत ज्यादा अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविकता रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के वर्णन करना है। अच्छे क्वेश्चन है। जिनको नहीं रहना है न रहे, मुझे पता है कि कैसे आपको पढ़ाने से चीजें याद रहती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे जब करानी है तब कराऊंगा, ये इतना जान लेना कि चीजें आपको मैं एक मेहनत से दे रहा हूं। मुझे व्यूज अगर चाहिए होते तो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया होता, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी लेकर आऊंगा, 1 से 4 चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले तो थियरी तो जानना चाहिए आपको, थियरी नहीं जानोगे तो ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएंगे, बताइए। विक्की राज, करूंगा कोशिश में। क्वेश्चन का जवाब देना सभी लोग। रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बताना जरा तू। पहला कारक बताना, ताप दाब उत्प्रेरक। हाँ, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को 3-4 चीजें प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, मैं पहला बताता हूं कुछ, सांद्रता। देखिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर कोई भी रासायनिक अपक्रिया उसकी सांद्रता को बढ़ा दी जाए तो वह रासायनिक अपक्रिया क्या तेज हो जाती है, और उस रासायनिक अपक्रिया की वेग बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कोई भी रासायनिक अपक्रिया की सांद्रता जो है क्या अगर बढ़ाएंगे तो वेग क्या होगा, वेग बढ़ेगा। अगर सांद्रता घटाएंगे तो वेग क्या होगा, घटेगा। ये डायग्राम बना लेना, ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा। रासायनिक सांद्रता बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, 1 सेकंड में पूरी चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी। सांद्रता घटाएंगे तो वेग घटेगा। पला हो गया कि नहीं होगा ना। दूसरा कारण लिखिए सभी लोग, ताप। दूसरा कारण लिखिए ताप, लिखिए सभी लोग फटाफट लिखिए। मैं बता रहा हूं डायग्राम के जरिए चीजें याद करा दूंगा, और बोर्ड एग्जाम में जो आपका लक्ष्य है उसको मैं दिला दूंगा। लेकिन बस 500 क्वेश्चन कर लेना, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव हो, चाहे लघुत्तरी, चाहे बहुविकल्पी, चाहे जो क्वेश्चन है। दूसरा तो कारण क्या है, ताप। ये दूसरा कारण है। ताप क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें अगर ताप को हम बढ़ा रहे हैं तो अपक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ताप को हमने बढ़ाया तो अपक्रिया का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ताप को हमने बढ़ाया तो रासायनिक अपक्रिया का वेग क्या हुआ, बताओ जरा, बढ़ता है। लेकिन ये डिपेंड करता है रासायनिक अपक्रिया कैसी है।
ये लासा तेलिए के नियम से हम लोग पता करते हैं, लेकिन जनरली यही होता है। यहाँ पे आपका ताप गुणांक का कंसेप्ट भी आता है कि 10 डिग्री के अंतर्गत पर वेग जो है दुगना हो जाना। ये लेकिन ये कंसेप्ट के चक्कर में मत पड़ो, आप जनरली लिखो कि तापमान भी किसी भी रासायनिक क्रिया के वेग को निर्धारित करता है। तापमान बढ़ाने पर वेग बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि अणुओं के बीच का टक्कर बढ़ता है, इसलिए वेग बढ़ता है। तो आप ये डायग्राम से ताप बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, इसे समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट चीज समझना, तापमान के बाद नेक्स्ट है आपका क्या? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश मैं कई चीज पढ़ा दे रहा हूं, जो चीजें आपको याद रह जाएंगी एग्जाम तक वो आपको हेल्प करेंगी। प्रकाश क्या? प्रकाश, लाइट। देखिए ये लाइट भी किसी रासायनिक अपक्रिया के लिए बहुत ही हेल्प करती है, रासायनिक अपक्रिया के वेग के लिए। कुछ ऐसे रासायनिक अपक्रिया जैसे H2 + Cl2 gives out 2HCl, ऐसे रासायनिक अपक्रिया बहुत से होते हैं जिसमें आप बिना प्रकाश के संभव नहीं होते। बहुत से ऐसे रासायनिक अपक्रिया जो बिना प्रकाश के संभव नहीं होते। जैसे आपका ये रासायनिक अपक्रिया, ये बिना प्रकाश का संभव नहीं होता है। तो प्रकाश भी आपके रासायनिक अपक्रिया को प्रभावित करता है। तो मैंने कौन कौन कारण पढ़ा? पहले सांद्रता पढ़ा, पहला कारण। दूसरा कारण हमने पढ़ा तापमान। तीसरा कारण पढ़ा प्रकाश, ये तीसरा कारण हमने पढ़ा प्रकाश। बोले समझ में आ रहा है सभी को? अरे बोले सभी को समझ में आ रहा है? हाँ, तीसरा चीज हम बाबा जी के बारे में बताएंगे। तीसरा चौथा है, चौथा मैं बता देता हूं, उत्प्रेरक। ये चौथा आपका उत्प्रेरक है। क्या? चौथा मैं लिख रहा हूं उत्प्रेरक। ये चौथा आपका क्या? उत्प्रेरक है। चौथा क्या? उत्प्रेरक भी किसी रासायनिक अपक्रिया में वेग को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, घटा भी देते हैं। तो उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। रासायनिक अपक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं और घटा भी सकते हैं। बाबा जी होते हैं, जैसे शादी में बाबा जी जाते हैं, किसी भी शादी को जल्द से जल्द करा भी सकते हैं और शादी को तुड़वा भी सकते हैं। मतलब बीच में ऐसे राहु काल की छाया है, बाबा की माया है, ये सब चीजें कहोगे ना, तो बाबा जी करते हैं। अपने खुद शादी भी नहीं करेंगे और दूसरे की शादी को तुड़वा भी देंगे या फिर तेजी से शादी जल्दी करवा भी देंगे। तो उत्प्रेरक कैसे होते हैं? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन रासायनिक अपक्रिया को वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बिल्कुल अनुज इसे टक्करवासी है, संगतिक सिद्धांत से ये सब चीजें आती है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं है, वो सब नहीं आएगा एग्जाम। जो क्वेश्चन करा रहा हूं वही आएगा, कुछ तो एक्सपीरियंस रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया, मैंने 4 प्रकार बताया, सांद्रण, तापमान, प्रकाश, उत्प्रेरक, ये 4 कारण होता है। 4 कारण को, चारों कारकों को पढ़ लेना, अच्छा है, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कराऊंगा सौरभ कुमार, बिल्कुल कराऊंगा। क्या होता है जब वाला, टेंशन मत लेना, वो मुझे टेंशन लेने दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को क्या रासायनिक अपक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। शून्य कोटि के रासायनिक अपक्रिया को उदाहरण दीजिए, तब वेग स्थान के लिए व्यंजक लिखिए। बताइए, एक बार आप लोग अपने से बताइए। बताइए और क्वेश्चन। अरे कराऊंगा विक्की राज, थ्योरी भी कराऊंगा, टेंशन क्यों लियो। टेंशन मत लो, सभी चैप्टर का 1 शॉट प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मत लेना। बस 2-4 दिन रुक जाओ, एक नया सेटअप बन रहा है, बन जाने दो। एक नया सेटअप बनवा रहा हूं, यहाँ पे क्लास में ले सकता हूँ लंबे समय तक। यहाँ पे कई टीचर्स की क्लास होती तो नहीं लंबी क्लास ले पाता हूँ, इसलिए नहीं हो पाता है, ठीक है। हो जाने दो, उसके बाद करा दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करिए।
देखिए मैं कह रहा हूं सिर दर्द करे चाहे हाथ दर्द करे, ये डिपेंड नहीं करता, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूं लेट हो जाएगा, फिर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। अब इसीलिए मैं कर रहा हूं, बहुत ही लास्ट टाइम में मैंने आपको लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स के रूप में ये वरदान बैच लॉन्च किया था। अगर आप भी नहीं करे तो लेट हो जाएगी। ध्यान देना, क्वेश्चन को क्या दिया है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया को कोटि को परिभाषित कीजिए। अरे यार ये तो बहुत बार हो गया, कोटि 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 खत्म, नहीं परिभाषित करेंगे हम इसको, आप कर लेना, नहीं समझिए। शून्य कोटि की रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण दीजिए, उदाहरण देना पड़ेगा क्या, मैंने आपको बताया था ना। एक तो ये H2 + Cl2 gives out 2HCl, एक ये एग्जांपल है। एक अमोनिया वाला 2NH3 वाला, इट गिव्स आउट N2 + 3H2, ये वाला एग्जांपल है। जरा लिखिएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। एक ये है NO2 वाला ना, एक ये भी एग्जांपल है NO2 वाला, क्या 2NO2 वाला, 2NO2 गिव्स आउट N2 + 2O2, दोनों 4, बिल्कुल सही है। ये वाला एक एग्जांपल है, नहीं 2NO2 नहीं, 2N, ये है ना रिएक्शन 2N2O, ये 2N2, ये रिएक्शन है। ये 3 रिएक्शन आपके एग्जांपल हुए शून्य कोटि की रासायनिक अपक्रिया। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई पूछा भी नहीं जाएगा, और ये तीनों याद करना है, ये तीनों याद करना। ये हो गया। शून्य कोटि के रासायनिक अपक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक लिखिए। शून्य कोटि के रासायनिक अपक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, जानते हो आप लोग? मैं बता रहा हूं, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक होता है क्या, के बराबर क्या होता है, जरा बताना तो। इनके वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, के = T होता है इनके वेग स्थिरांक का व्यंजक। ये वेग स्थिरांक का व्यंजक है। इनका मात्रक, मात्रक अगर कोई पूछे तो क्या होगा, मात्रक क्या होगा, सांद्रता प्रति सेकेंड, सांद्रता प्रति सेकेंड, सांद्रता प्रति सेकेंड इसका मात्रक होता है। मात्रक इसका क्या होता है, सांद्रता प्रति सेकेंड। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये इसका सांद्रता होता है, इसका मात्रक होता है। इसका क्या होता है, मात्रक होता है। बिल्कुल राज, रोमियो है, करो तैयारी आप, बोलिए। हो गया सभी चीजें जो इस क्वेश्चन में पूछा था, मैंने आपको बता दिया ना। शून्य कोटि का एग्जांपल यह है H2 + Cl2 gives out 2HCl, 2NH3 + H2 + 3H2, 2NO2 N2O + 2N2 + O2, ये आपके एग्जांपल है, उदाहरण। और हाँ, कल वाला जो क्वेश्चन था फिजिक्स का, जो मैंने न्यूमेरिकल करा, उसका PDF अभी तक मैं नहीं भेजा हूं, इसके लिए सॉरी, कान पकड़ कर, ठीक है। मैं आपको कल भेज दूंगा, ठीक है। कल क्या, अभी भेज दूंगा क्लास के बाद ना, क्या करूं मैं भूल गया था, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना। ये देखिए, ये क्या होता है, x/T, इसका क्या होता है, वेग स्थिरांक का समीकरण होता है। बोलो, समझ में आ गया सभी लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी रासायनिक अपक्रिया की कोटि से क्या समझते हो? प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, या प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए प्रमुख गुण लिखिए। प्रथम कोटि की अपक्रिया की व्याख्या कीजिए, ये आपसे पूछा है। चले चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया की बात कर रहा है, तो प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया का सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं। उससे एग्जाम्पल लिखने से पहले प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे रासायनिक अपक्रिया जिसमें केवल और केवल भाग लेने वाले एक अणु की सांद्रता रासायनिक अपक्रिया की प्रगति के साथ साथ परिवर्तित होती है। उसमें जितने भी अणु भाग लिए, उसमें से केवल एक अणु की सांद्रता रासायनिक अपक्रिया के प्रगति के साथ परिवर्तित हो रही है, उसे प्रथम कोटि की रासायनिक अपक्रिया कहेंगे।
कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें भाग लेने वाले केवल और केवल एक अणु की सांता रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप क्या परिवर्तित होती है। देखो भाई मैं सीधी सी बात कर रहा हूं, अगर आप पढ़े हो, आपकी थ्योरी तैयार है, मैं ये चैप्टर मैं करा दिया हूं, मैं नहीं कराया, मैं एक सर कराए, उनका लेक्चर है यूट्यूब पर, आपने नहीं देखा तो मेरी गलती नहीं है। मत का नाम कि सर आपने करवाया नहीं, फ्री में करवाया था। जो बच्चे देखे उनको ये दिक्कत नहीं आ रही होंगी, मैं बता रहा हूं, ये लेक्चर मैंने करवाया था। अरे सर ने करवाया था, अकेले आदमी क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या करवाते कर, शहीद हो जाऊं इसी में। किसी सर से करवाया था मैंने, मुझे कोई नहीं कह सकता सर आपने नहीं करवाया यूट्यूब पे, करवाया हूं मैं यूट्यूब पे फ्री में। गलती आपकी थी जो आपने नहीं पढ़ा। इसी तरह मैं कह रहा हूं, ये वरदान भी बैच है आपकी, गलती आपकी होगी, आपने नहीं जुड़ोगे तो गलती आपकी होगी। फिर मत करना सर आपने नहीं कहा था, नहीं बताया था। क्वेश्चन को समझिए सभी लोग। देखिए प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे सभी रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल देखिए, वे सभी रासायनिक जिसमें केवल और केवल एक अणु की सांता रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तित उसे प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन होते हैं? पहला तो एग्जाम्पल 2N2O5 वाला, 2N2O5 ये हो गया, 2N2O5 वाला एग्जाम्पल हो गया प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया। 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 प्लस O2, 4NO2 प्लस O2, ये आपका एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग। दूसरा एग्जाम्पल आप सभी लोग C12H22O11 ये वाला लिख सकते हो। इसका जब क्रिया जल के साथ कराया जाता है, ये आपका क्या सुक्रोज है, इसके बाद ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज बनते हैं C6H12O6, ये प्लस C6H12O6, ये आपका बनता है, ये आपका बनता है। ठीक है, ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखना है प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित। प्रथम कोटि की डाल दिए हैं प्लेलिस्ट परमवीर प्रजापति, आप नहीं देखे तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? K इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन T, 2.303 अपॉन T log A अपॉन A माइनस x। ये प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र है। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का सूत्र। प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का T हाफ यानी अर्धआयुकाल क्या होता है जरा बताना, 0.693 अपॉन क्या होता है बताना जरा, 0.693 अपॉन K, ये T हाफ होता है। T हाफ का मतलब क्या? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आधा परिवर्तित होने में कितना समय लेता है। जैसे आप अपने कॉलेज जाते हो तो कॉलेज जाने में आधा समय, कॉलेज जाने में आधा दूरी, कॉलेज तक जाने में, कॉलेज मान लीजिए 5 किलोमीटर तो 2.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लियो, वो इसी समय को क्या कहेंगे? टी हाफ या आधायुकाल। जैसे यहाँ पे टी हाफ 0.392 अपॉन K होता है। ये प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया टी हाफ होता है। बोलिए कोई दिक्कत क्या आप लोगों को? प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का मात्रक क्या होता है? समय इनवर्स यानी समय जो होता है उसका इनवर्स प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का मात्रक होता है। ये चारों चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के लिए। अच्छे से लिख दिए तो नंबर पक्का है। इसी को कहते हैं प्रथम कोटि की रासायनिक अभिलाक्षणिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग के बारे में बताइए। ये आपको औसत वेग के बारे में पूछा है। हालांकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। सोनू ये क्वालिटी कम है, नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा है क्या? सभी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? देखता हूं मैं। हाँ यार, ये 360 तक ही क्वालिटी है। इंटरनेट का कमाल है, इंटरनेट थोड़ा कम है मेरे यार यहाँ। तो मैं क्या कर सकता हूं? आप लोग पढ़ाई करो यार, आपके लिए यही बेनिफिशियल होगा। हाँ रुडेश जी, अगर जिसको समझना है, जो जिसे लगे कि उनका कंसेप्ट वीक है, उनके लिए वरदान बैच आप सभी वरदान साबित होगा।
मैं कह रहा हूं, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको सजेशन दे रहा हूं एक टीचर के तौर पे। यहाँ पे लेना ले लेना आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ एक बात सोच लेना कि रिजल्ट के बाद उस दिन को सोचना कि जिस दिन आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा था। कॉन्सेप्ट समझने के लिए वरदान बैच बेहतर है, आपको जुड़ जाना चाहिए। इतना चीजें पैसे आएंगे जाएंगे, लेकिन ये परसेंटेज हमेशा नहीं आएगा। और चीजें जो है मैं कह रहा हूं परसेंटेज आएगा, मैं रिटर्न कर दूंगा और उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा। मैं इस बात को मैं खड़े होकर कर रहा हूं, कोई मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, कोई मेरे बिजनेस नहीं है। हाँ जो टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं आके ना, जो पढ़ाएंगे टीचर्स आके यहाँ पे, जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, वो मुझसे पैसे लेते हैं। मैं आपको फ्री में पढ़ा सकता हूँ लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपको 5-5 घंटे फ्री में पढ़ाया लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए मैं लेता हूं। मेरी मजबूरी समझिए सभी लोग। मैं क्या ही कर सकता हूं। हाँ ये हो गया सभी को। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग से आप लोग क्या समझते हो, ये आपको बतानी है। ये तो हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं किसी रासायनिक अभिक्रिया के औसत वेग के बारे में। तो फिर से क्या बताऊं, पहले के लेक्चर में बताया था, चलो मैं बता ही देता हूं रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसका औसत वेग का मतलब कि उस रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में लिया गया समय बटे उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग बटे लिया गया कुल समय, ये होता है। ठीक है, औसत वेग। ठीक है, यह मैं आपको बताया था। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिससे औसत वेग क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यही होता है। कितना आपका रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन हुआ और कितने समय में हुआ, इसको बात देंगे। सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यही आपका औसत वेग के बराबर होता है। कुल सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यही किसके बराबर होता है, औसत वेग के बराबर होता है। औसत वेग के बराबर क्या होता है, कुल सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। बोलो कुल सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, यह औसत वेग का फार्मूला होता है। चलिए वे औसत वेग को मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, ये समझिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, जरा बताइए सभी लोग। क्वेश्चन अच्छा है, 2a + b गिव्स आउट c, निम्नलिखित समीकरण का वेग समीकरण लिखिए यदि यह शून्य कोट की अपक्रिया है तब। बताइए जरा इसका वेग समीकरण बताना सभी लोग, किसको किसको आ रहा है। और क्वेश्चन कराऊं मैं इसको सही करवा दूंगा, बिल्कुल ब्लैक से लिख रहा हूं मैं, ब्लैक से ही लिखूंगा। इसके बाद मैं क्वालिटी इसका सही करवा दूंगा, टेंशन मत लेना सभी लोग, इसका क्वालिटी मैं सही करवा दूंगा इसके बाद। ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट में दिक्कत है, आपका क्लास कंप्लीट होने के बाद मैं फोन करूंगा इंटरनेट वालों को, 2 बातें कहूंगा तो सही कर देंगे, पता है मुझे। ठीक है, इस क्लास के बाद मैं इसका क्वालिटी सही करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, कल से आपको दिक्कत नहीं आएगी क्वालिटी की। ठीक है, ध्यान देना इस क्वेश्चन को। क्या 2a + b गिव्स आउट c, इस समीकरण का आपको वेग समीकरण लिखना यदि इसकी का कोटि शून्य है तो बताना। तो अरे कोई ये नहीं बता रहा है कि इसका वेग समीकरण क्या होगा, सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। क्या पढ़ोगे आप लोग यार, नहीं लाना आपको 90%, नहीं अपने आप को साबित करना है। तो बताओ यहां पे क्वेश्चन का आंसर, क्यों इस इधर उधर की बातें कर रहे हो। बिल्कुल आप ब्लैक से ही लिखूंगा, बिल्कुल मैं बोल दूंगा। अरे बताओगे सभी लोग, इसका औसत वेग का समीकरण बताओ, इसका वेग समीकरण बताओ। देखो वेग समीकरण कैसे लिखते हैं, इसका वेग समीकरण अगर आप लोग लिखोगे तो आपके सामने क्या आएगा। वेग समीकरण लिखते समय वेग इज इक्वल टू के, देखो क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया है, दोनों के सांद्रता के 0 कोटि के 0 पावर के बराबर होगा, ये आपका इसका वेग समीकरण होगा। वेग समीकरण का वेग समीकरण इज इक्वल टू के a की पावर 0 b की पावर 0, दोनों शून्य कोटि की अपक्रिया इसलिए दोनों की पावर 0 के बराबर होगा। ये है आपका वेग समीकरण। हाँ ठीक है, समझ में आया।
बताओ, ये है आपका वेग समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक समीकरण है जो R से P बनने में इसकी सांद्रता 0.6 से 20 मिनट में 0.2 हो जाती है। 0.6 से 0.2 हो जाए, इसका औसत वेग ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना, आपका औसत वेग ज्ञात करना है। एक कोई रासायनिक समीकरण, उसकी सांद्रता 0.2 से 0. कितना हो जाती है, 0.06 से 0.02 हो जाती है 20 मिनट में, तो इसका औसत वेग की गणना आपको करनी है। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग इज इक्वल टू क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, बटे समय अंतराल, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। सांद्रता में परिवर्तन किया था 0.02 से 0.6 हुआ, तो सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, 0.2 से कितना, 0.06 माइनस 0.02, यही तो सांद्रता में परिवर्तन हुआ। बटे समय अंतराल, कितने समय में हुआ है, यह आपका हुआ है 20 मिनट में। यह आपका कितने समय में हुआ है, 20 मिनट में। तो इसका वेग क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसमें से घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या, 0.04/20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपका क्या वेग होगा, और क्या होगा, औसत वेग, ये आपका औसत वेग होगा। अरे क्या समझ में आया सभी को, जिसको समझ में, डालता हूं राज मौर्य का रोमियो, डालता हूं पीडीएफ टेलीग्राम पे भी। सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल क्या, 0.06 से 0.02 हुआ, तो 0.4 का डिफरेंस बटे 20। यहां से ध्यान देना, ये कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये 0.02/10 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 10 से भाग दोगे तो ये 0.002 हो जाएगा। ये तो होगा फाइनल, तो यही आएगा ना, ये तो आएगा आपका मोल प्रति लीटर या सांद्रता प्रति लीटर। ठीक है, ये होगा औसत वेग प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसको समझ में नहीं आ रहा भैया, आपका कंसेप्ट बहुत वीक है, बहुत डरने की बात है, मैं बता दे रहा हूं। अब नहीं डरोगे तो एग्जाम आपके हाथ से निकल जाएगा। अब आपको कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, आर या पार, पूरी रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए। ये इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं समझ में आ रही आपको। देखो, दो ऑप्शन है आपके पास, मैं कह रहा हूं, अगर आपको क्लासेस चल रही तो आप वहीं पर पढ़िए, अगर आपको समझ में आता है, लेकिन वहां पे पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। दूसरी बात यह है कि मेरे वरदान बैच में आप सभी लोग जुड़ जाइए। मैं कह रहा हूं वरदान बैच में एक एक चीजों को स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, हर एक चीज को पढ़ाया जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी। बस सोचिए कि आप लोग आज से, अगर आज जुड़ते हो तो आज से आपका नया वर्ष स्टार्ट होता है, और जो नया वर्ष है उसमें मात्र 2 महीने का समय है, 60 दिन का, और 60 दिन तक मैं पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई करेंगे, तब ये सफल होंगे आप। भूख लग गया जय कसानी, मुझे भी भूख लगी है, लाके खाना वाना दो मुझे, मैं भी खाऊं, ये भी खड़े होकर साथ में खाना खाते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, उस रासायनिक अपक्रिया जिसकी सांद्रता की 3 गुनी हो तो वेग 27 गुना हो जाता है, रासायनिक अपक्रिया का कोटि ज्ञात कीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सांद्रता को अगर 3 गुनी किया जाए तो वेग क्या 27 गुना हो जाता है। सांद्रता को 3 गुनी किया जाता है तो वेग कितना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है, 3 पावर 3 गुना बढ़ जाता है। तो उसकी रासायनिक अपक्रिया की कोटि क्या होगी, कब होगा बताइए जरा। अगर मान लीजिए ये आपका समीकरण है, ये इज इक्वल टू के, ये आपका समीकरण है, इज प्रोपोर्शनल टू के। ये मान लीजिए ये आपका 3 है, तो ये 27 गुना कब हो जाएगा, जब 3 के पावर 3 होगा। तो ये 3 के पावर 3 है ना, यही तो आपका कोटि है, इसके 3 गुना के ऊपर निर्भर करता है, यानी 3 आपकी क्या रासायनिक अपक्रिया की कोटि कही जाएगी।
बिल्कुल होंगे। नीरित कौर जी होंगे क्लास वहां पे, क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3 गुना और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? उदाहरण देकर समझाइए। देखिए एक ही क्वेश्चन कैसे पूछा है, वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए, यह आपके लिए है, इसे आप करना। हालांकि मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूं इसके पहले, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में कोटि कौन सा है? बताइए जरा कोटि कौन सा है, मैंने तो कराया था ये रिएक्शन। और चौथा चैप्टर आज कंप्लीट करा देना है मुझे। विकीराज 160 के रूप में आप क्लास आएंगी, 2-3 दिन वेट करो, कुछ दिन वेट करो, 2-4 दिन, ठीक है। थोड़ा एक सेटअप बनवा रहा हूं, वहां से 160 के रूप में क्लास लूंगा, एक ही दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट, रोज रोज का झंझट ठीक खत्म। क्या शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी? अभी अभी मैंने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, जरा बताना। समय इनवर्स होता है। क्या होता है? समय इनवर्स होता है। समय क्या होता है? इनवर्स होता है, ये होता है वेग स्थिरांक का मात्रक। कॉल कर लेना अमित यादव जी, सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। समय इनवर्स होता है क्या, इसका मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट चले, क्या है, व्याख्या कीजिए ताप गुणांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ताप गुणांक तो मैं कर दे रहा हूं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। ताप गुणांक मैं कर देता हूं। ताप गुणांक बताना, ताप गुणांक क्या होता है? अपने से बताना थोड़ा टाइम लेकर। सोचना बड़ा, बताना। कोई देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसका टी सेकेंड पर वेग स्थिरांक kT है, रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जिसका टी सेकेंड पर कोटि क्या है, अरे सॉरी, वेग स्थिरांक क्या है kT है, ठीक है। और t + 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड बाद इसी वेग स्थिरांक kT + 10 हो जाता है। तो t + 10 सेकेंड इज इक्वल टू kT + 10। इसके अनुपात को क्या कहते हैं? इसके अनुपात को क्या कहते हैं? ताप गुणांक कहते हैं। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हो, बिल्कुल प्रेम सिंह, फिजिक्स की क्लास भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम कोटि की अभिक्रिया मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया। आज ये चैप्टर कंप्लीट करा के जाऊंगा, जो पर जुड़ेंगे रहेंगे पढ़ेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं जुड़ेंगे रहेंगे पढ़ेंगे वो पछताएंगे रोएंगे एग्जाम के बाद। जो जुड़ेंगे पढ़ेंगे अच्छे से मेहनत करेंगे, एग्जाम के बाद हंसेंगे, उनके चेहरे पे मुस्कान होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रासायनिक एक अभिक्रिया जिसमें ए के प्रति प्रथम तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि है। अवकलन वेग समीकरण लिखिए। बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव होगा,
ए तथा बी की दोनों की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव होगा? बताइए। ये क्वेश्चन खुद से कर लेना सभी लोग। ये क्वेश्चन खुद से कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद से करना। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताऊंगा 500 क्वेश्चन वाले ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया किसे कहते हैं? आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया से आप लोग क्या समझते हैं? ये भी क्वेश्चन को स्टार मार्क देना और लिखना, छपेगा एग्जाम में, पक्का छपेगा। आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया, ठीक है। आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया, ऐसे अपक्रिया जिनकी आणविकता 2 हो परंतु कोटि 1 हो, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं। ऐसे अपक्रिया जिनकी आणविकता 1 हो तथा कोटि क्या हो? 2 हो, ऐसे अपक्रियाओं को क्या कहते हैं? आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं। लिखना सभी लोग। ऐसे अपक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिनका आणविकता क्या? आणविकता क्या? 2 हो तथा आणविकता 2 तथा कोटि क्या? 1 हो, को क्या कहते हैं? आभासी तथा एकाण्विक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं। ऐसे अपक्रिया जिसकी आणविकता 2 हो परंतु कोटि 1 हो, ऐसे अपक्रिया को क्या कहते हैं? आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल बताना जरा सभी लोग। मैं बता देता हूं एग्जाम्पल। क्या? ये एग्जाम्पल जो आपने पढ़ा था CH3CO, C2H5, इसका हम जल के साथ H2O के साथ अपक्रिया कराएंगे। CH3CO, C2H5 का जल के साथ H2O के साथ अपक्रिया कराएंगे तो इसका जल अपघटन होगा, H+ के रूप में जल अपघटन होगा। और जल अपघटन के पश्चात क्या क्या बनाएगा पता है आप लोगों को? CH3COOH प्लस C2H5OH। ये सब रिएक्शन तो याद करने आपको आगे, जब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट के रूप में बनाएगा और ये पूरी रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? आभासी तथा एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आणविकता 2 है, यहाँ पे 2 अणु भाग ले रहे हैं रासायनिक में, एक ये है एक ये है, 2 अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं, परंतु इसकी कोटि 1 होती है क्योंकि इसी के सांद्रता पर, यानी ये वाला जो है इसी के सांद्रता पर पूरी रासायनिक अपक्रिया का वेग निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी रासायनिक अपक्रिया का दर कैसे निर्भर करता है, सांद्रता पे, ताप पे, उत्प्रेरक पे, ये सभी चीजें मैंने आपको बताया है आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में। तो ये आप मुझे फिर से बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी मैंने आपको बताया प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, इसका 2-3 लक्षण गुण, हाँ ये भी मैंने बता दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आपके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सभी अति लघुत्तरी कंप्लीट है, प्लस में कुछ लघुत्तरी भी कंप्लीट है। यहां से चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक इतना कंप्लीट है। जिन्होंने किया है 4 पार्ट में, जिन्होंने किया है, चौथा पार्ट था ये, वाकई उनका कंप्लीट है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, डाउट रहता है, चीजें समझ में नहीं आती क्वेश्चन से, मैं कहना चाहता हूं वाकई में अगर आपको सब चीजें समझ में भी आती फिर भी आपको बोर्ड एग्जाम में 90+% फोड़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है, अपने तैयारी को और निखार करना है, अपने तैयारी पर धार देने की जरूरत है। तो आप सभी के लिए वरदान बैच है, नंबर पे कॉल करें और वरदान बैच में सभी लोग ज्वाइन हो। कोई इतना ज्यादा फीस नहीं कि आपका मैं घर मकान खेत लिखवा रहा हूं अपने नाम, नहीं, छोटा सा फीस ले रहा हूं जिससे मैं यहाँ पे जो खड़े होते हैं टीचर पढ़ाने के लिए, उनका फी, कुछ इंटरनेट और सिस्टम वगैरह का फी मैं पेमेंट कर सकूं।
ठीक है। ठीक है सभी चीजें। तो चलिए आज के इस लेक्चर में, आज के इस क्लास में बस इतना ही ना, इसके बाद क्वेश्चन भी नहीं है। कल 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर इस चारों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो भी मुझे अच्छा लगेगा कराना वो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से ना। और कोई बात अगर आए तो बता दीजिए सभी लोग मुझे से, ठीक है। बिल्कुल राशि पटेल जुड़ी धार तो दे रहे हैं सर जी, वाह, धार दो एकदम, ताकि एग्जाम आते ही कट जाए, क्या केक कटे। क्यों क्यों, जब परसेंटेज आता है तो केक कटता है ना, एग्जाम आते ही परसेंटेज आ जाए। ठीक है, इस तरह से धार दो। कॉल कर लेना, नहीं उठ रहा तो मैसेज कर देना इस नंबर पे, सर मुझे ज्वाइन होना है, कोई ना कोई कॉल कर लेगा। थैंक यू अजय साहनी जी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही एंड करते हैं क्लास को। सभी लोग जाइए खाइए पिए ना, खाने पीने के लिए अजय आपको लेट हो रहा था ना, जाओ खाओ। ठीक है, चलिए ठीक है।